सर, आप सब दोस्तों की बहुत मेहरबानी कि प्रेस के दोस्त यहाँ पहुँचे हैं। हमारी वैसे तो पीपल्स वॉइस फोरम की एक तारुफी सेशन था जो अभी नई नई तंजीम बनी है पीएलएफ की सिंध में। वो सूबाई भी है तो डिवीजन भी है। उनकी तारुफी मीटिंग थी, लेकिन आप तशरीफ लाए हैं तो चंद बातें हो जाएं तो बुरी बात नहीं है। देखिए सर, आज 27 सितंबर है। 27 सितंबर है और असेंबली खत्म हुई थी 8 नवंबर को, 8 अगस्त को। उसके अगर 90 दिन बांध लें तो वो एक्सीड कर जाता है। यानी अब ये बता दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि 90 दिन के अंदर तो शायद इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जहां हल्का बंदियों की डेडलाइन को 14 दिसंबर से तब्दील करके 30 नवंबर का कहा गया और आज वो प्रिलिमिनरी हल्का बंदियां अनाउंस करेंगे, लेकिन अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब बात आ गई तो फिर इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई। सिर्फ ये कह दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। 8 नवंबर से जनवरी का पिछला हफ्ता कितना दिन लगते हैं, कितने दिन होते हैं भाई? 90 दिन से ऊपर बढ़ जाते हैं। 2.5 महीने के और ज्यादा, 2.5 महीने से ज्यादा हो जाता है जनवरी का आखिरी हफ्ता, जबकि डिलिमिटेशन की फाइनल सेटलमेंट 30 नवंबर को है। और 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन को सिर्फ चाहिए 54 दिन, 54 डेज। मैं समझता हूं जनवरी के आखिर से तक नहीं, उससे पहले आ जाएंगे। तो मैं फिर वही मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं कि कौम को उबाम से निकाला जाए। डेट अनाउंस न करके हमारे जहनों में सवाल पैदा किए जा रहे हैं। जब 30 नवंबर की डेट आ गई तो उसके बाद 54 डेज लगा के और तारीख अनाउंस की जाए। पाकिस्तान के लोग इलेक्शंस चाहते हैं। इन इलेक्शंस में हुकूमत के अभी तक जो ऐलानात आए हैं उसमें सारी पार्टियों को हिस्सा लेने की इजाजत है, क्योंकि किसी पार्टी पर कोई कदगन नहीं लगी, कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई। तो फिर जब सारी पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी इलेक्शन में तो डेट का ना आना कौम के साथ ज्यादती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि दूसरे सूबों में केयर टेकर हुकूमत 7-8 महीने से ज्यादा की हो गई है। हमें अभी 1-2 महीना मुश्किल से गुजरा है, लेकिन सिंध के साथ रवैया ठीक नहीं रखा गया। केयर टेकर हुकूमत का मतलब क्या होता है कि लाइफ एज यूजुअल, सिर्फ जो अरसा मिलता है उसमें डे टू डे काम हो। ज्यादती क्या हुई है कि पंजाब में या केपी में या इवन बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर कदगन नहीं लगाई गई। 8 माह से काम कर रही हैं दूसरी सूबाई हुकूमतें, लेकिन
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 अगस्त के बाद कुछ नहीं, इलेक्शन शेड्यूल आने में अभी 30 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्शन का शेड्यूल आने में अभी तक हमें 30 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहां जो आवाम की सहूलत के लिए बजटेड स्कीम्स हैं, अलोकेशन रखी हुई है, अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, उन सब के लिए फंड को फ्रीज किया गया है। मैं बारहा इलेक्शन कमीशन से बात करता रहा हूं, आपके थ्रू हमने खत तक भी लिखा है। सेनेटर ताज हैदर ने खत लिखा उनको, हमने प्रेस से बातें करते हुए बातें डिमांड की। आज भी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया है कि 15 अगस्त से पहले की स्कीमें अगर अप्रूव्ड हैं तो उन पर कोई बैन नहीं, लेकिन उसके बाद बैन है। अब हमारे यहां बैन लगा और पंजाब में नहीं लगा, ये है वो मसला जिसको हम कहते हैं कि ये इवन प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मेरी स्कीम नहीं है, अवाम की स्कीमें होती हैं। मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में महंगाई है, और डेवलपमेंट स्कीम से फिर लेबर कुछ न कुछ अपने रोजगार कमा सकता है। जो लेबर स्कीमों पर मईशत का कारोबार चलता है, उस पर ये सीमेंट फैक्ट्रियां भी काम आ जाएंगी, तो कंक्रीट लाने वाले भी काम आ जाएंगे, तो लोहा भी काम आ जाएगा, तो सब कुछ काम आता है। उन सब के रोक दिए गए हैं वो चीजें जो उनको चला सकती हैं। ये सरासर ज्यादती हो रही है सिंध के साथ, और मैं फिर कहता हूं कि फिर से सोचें। ये 15 अगस्त की बंदिश हमें समझ में नहीं आती। वो 4-5 महीने जो दूसरे सूबे में हुकूमतें चली, उन पर यह कदगन क्यों नहीं लगाया गया? ये उबहम, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होनी चाहिए उस सूबे से जो पाकिस्तान की 60% कंट्रीब्यूट करता है, टैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो कराची के मेयर ने कल परसों स्टेटमेंट जारी किया कि कराची में चलती हुई स्कीमों पर भी फंड रोक दिया गया, देहाती इलाकों में भी फंड रोक दिए गए हैं। और ये 15 अगस्त वाली बात एक्सप्लेनेशन के बगैर आई है। केयर टेकर का काम क्या है? अगर हमने प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की कि वो नए मुआहदे भी कर सकता है और किए हुए मुआहदे को इम्प्रूव भी कर सकता है, और एक्नेक भी है। एक्नेक जो स्कीमें मंजूर करती है, खबर आई हुई थी, ये नई स्कीमें हैं, ये नई स्कीमें हैं, और एक्नेक को ये करने का अख्तियार दिया गया कि वो नई स्कीमें अप्रूव करके काम करा सकती हैं। अरबों रुपए के तरक्याती स्कीमें अब निगरां हुकूमत मंजूर कर रही है। तो फिर मुझे कदगन लगने में निशाना बनाया गया। सिंध को निशाना क्यों बनाया गया है? खास तौर पर बात मैं ये कर रहा हूं। दूसरी बात कि आज कह रहे हैं कि जी लोकल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रिलिमिनरी लिस्ट जो उन्होंने बनाई है वो शायद इशू करेगी इलेक्शन कमीशन। हाँ, लोकल बॉडी मैंने कब कहा? मैंने लोकल बॉडी नहीं कहा। चलो जी, लोकल बॉडी सही। जनरल इलेक्शन की बात अगर है, इसने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ, प्रिलिमिनरी। उसके बाद दूसरी क्या कहते हैं कि 2 महीने एतराज लगेंगे। 2 महीने कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई 20-25 दिन में, लेकिन एतराजात पे 2 महीने लगा रहे हैं।
اس کے لیے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اور اسکویز کیا جا سکتا ہے. نشستیں بڑھ نہیں رہی، وہی کی وہی رہیں گی. ہر نشست میں کوئی ایک گلی ادھر یا ایک گلی ادھر چلی جائے تو چلی جائے، لیکن نشستیں وہی رہیں گی. تو میری پھر کہوں گا کہ پاکستان کے لوگ اپنے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اور پارلیمانی جمہوری نظام اسمبلیوں سے چلتا ہے. اسمبلیاں کلیکٹو وزڈم کی نشانی ہے. اسمبلیوں کا فیصلہ کورٹوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو اسمبلی کی قد و قامت کو گھٹانے کی یہ کوشش نہ کی جائے، اور فی الفور تاریخ کا اناؤنسمنٹ ہو جانا چاہیے. شیڈول اسکویز ہو جانا چاہیے. ترقیاتی فنڈوں پر یہ بین جو لگایا ہوا ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پھر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے بیان دیا ہے، تو اس کو میں چیف الیکشن کمیشنر کا ہی سمجھوں گا. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. رہی بات سیاست کی، ساری سیاسی پارٹیاں اپنی سرگرمیوں میں شروع ہیں، الیکشن کی تیاریوں میں شروع ہیں. اس کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ الیکشن کی تیاری کرے اور جلد سب کچھ اسی ڈگر پہ آ جائے جس میں ہم کہہ سکیں کہ پاکستان پھر اس جمہوریت کی راہ پہ آ گیا، جہاں عوام کے نمائندے فیصلے کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں. موٹی بات یہ ہے. رہی بات کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو میں عرض کر سکتا ہوں. نثار صاحب، جیسے آپ نے فرمایا سیاسی پارٹیوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز بنے ہیں، آپ بھی ہیں ان میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی تیاری شروع کر دی ہے اوور آل پورے ملک میں، یا صوبہ سندھ کی اگر بات کریں تو آنے والے الیکشن کے لیے صوبہ سندھ میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں، آپ کی پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں؟ ہماری پارٹی کے لیے جو بھی خواہش مند ہیں ان سب کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں. ہم 2 تاریخ سے میٹنگ شروع کریں گے اور ہر ڈویژن کی میٹنگ بلائیں گے. ہم اس میں اگر شارٹ لسٹنگ کرنی پڑی تو شارٹ لسٹنگ کریں گے، فائنل کرنا پڑا تو فائنل کریں گے. ہم پروسیس شروع کر چکے ہیں. یہ اکتوبر کا مہینہ ہے. اکتوبر کے مہینے میں ایک دس دن میں بھی یہ سب کام ہو سکتا ہے. تو ہم تیاری ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی الیکشن ہی واحد حل ہے پاکستان کا، کوئی نگراں سیٹ اپ حل نہیں ہے. تھینک یو. سر، اس وقت آپ نے جس طرح ذکر کیا ملک کے سب سے بڑے صوبے میں جناب آصف علی زرداری صاحب کے جو خاص محسن نقوی ہیں وہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں. پیپلز پارٹی کے نامنی سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ ہیں جسٹس مقبول باقر تو خود بھی شہر کے وزٹ کر رہے ہیں. ان کو اب ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر وزیر کو بھی ہٹا رہے ہیں. تو پھر لیونگ پلینگ فیلڈ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں پھر لیونگ پلینگ فیلڈ درکار ہے؟ محسن نقوی تو پیپلز پارٹی کے ہی نامنی ہیں. یہ محسن نقوی صاحب جو ہوئے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی باہمی مشورے سے ہوئے. وفاق میں بھی ایسا ہی ہوا، سندھ میں بھی ایسا ہوا، ہر صوبے میں ایسا ہوا. اب اس میں لیڈر آف اپوزیشن ہونا یا لیڈر آف دا ہاؤس ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ آئین میں یہ لکھی چیز ہے. آئین میں لکھی ہوئی چیز ہے. اس میں کسی کی وہ بات آپ کیوں کہیں کہ جی فلاں کا نامنی ہے اور فلاں کا نامنی ہے. ایگری جس نے کیا اس کی بات کرو. یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جی پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے یا مسلم لیگ کا نمائندہ ہے یا پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے. یہ نہیں چاہیے. فوٹو صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیتی ہے، کس کو؟ ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیتی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، جو پورا 5 سال میں کوئی ایک مرتبہ بھی بول نہیں پاتے، اپنے حلقے کی آواز نہیں اٹھاتے. تو اس مرتبہ ٹکٹ دینے کا معیار کیا ہوگا؟ کوئی قابلیت بھی دیکھیں گے، کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی لائیں گے، نئے کسی کو، کوئی نوجوان کو، کسی ورکر کو، یا وہی وہ تھالی کے بینگن دوبارہ آئیں گے؟ جی جناب، معاف کیجیے گا، عوام کے نمائندے کو تھالی کا بینگن نہ کہو تو اچھا ہے. تھالی کا بینگن نہیں کہو. ٹھیک ہے، خاموش رہتے ہیں یا نہیں رہتے وہ الگ بات ہے.
लेकिन थाली का बैंगन का मतलब कुछ और हो जाता है। इसलिए अब थाली का बैंगन अवामी नुमाइंदों को न कहो। वोट अवाम देते हैं और वो चुन के आते हैं, उनकी अपनी इज्जत होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। रही बात कि ये एवोल्यूशन से होता है, मुझे 7 बार इलेक्शंस और असेंबली में आने का मौका जो मिला, तो हर दफा 10-15 तो वोकल होते थे, दूसरे नहीं होते थे। ये पार्टीज में और सियासत में और असेंबली में ये एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन से निकलते हैं बंदे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम पैदा करते हैं। अगर असेंबली में नहीं बोले तो कम से कम अपने हलके में मिलते हैं लोगों से, उनके मसाइल होते हैं जो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर मसाइल क्या होते हैं एमपीएस का? डेवलपमेंट स्कीम के लिए उनको अप्रोच करना पड़ता है हुकूमतों को, और उनकी ये दुनिया आवाम की सहूलत हो जाती है। वो सारे काम करते रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप देख लो, मैं एडीपी की जो बात कर रहा हूं और जो घड़ी घड़ी बात कर रहा हूं कि जो फंड मंजमद क्यों हुए हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनको इंतजार है उस तरक्की के काम। तो जमहूरियत ने पनपना है। ये और बात है कि इस जमहूरियत पर कभी हमले भी हो जाते हैं, और वो जो सुपीरियर जुडिशरी है वो अवाम से माफी भी मांगती है। 4 दफा कंडोन करने पर अवाम से माफी का भी रिक्वेस्ट की गई है। तो ये एवोल्यूशन जब होगी, जब सबको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी असेंबली 5 साल चलेगी, मैंने वोट लिए हैं तो 5 साल के लिए खिदमत करनी है, तो उस लिहाज से ये आहिस्ता आहिस्ता सारे कुछ बोलते जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग बोलें। लेकिन अगर आप बात करते हो इस तरह से, तो सिंध असेंबली का रिकॉर्ड आप देख लो, बजट सेशन में 100 से ज्यादा लोगों ने भी तकरीरें की हैं, अपने मारूजात पेश किए हैं, अपने हलकों को नुमाइंदगी दी है। और हलकों को नुमाइंदगी कब देते हैं? क्योंकि वो बजट का सेशन ही होता है जो 15, 16 या 20 दिन चलता है। उसमें 100 से ज्यादा लोगों ने भी बात की है, तो आप ये नहीं कह सकते वो चुप है। सिंध की हद तक तो कानून नहीं लगता, लेकिन मंजूर हसन साहब ने भी इस बात का इंडिया दिया था कि पंजाब में या दीगर शहरों सूबों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोई सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है बतौर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, बतौर आम सियासी कारकुन। हमने कब कहा है कि हम पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं? मंजूर हसन साहब ने इसका जिक्र किया था, हम कर सकते हैं। मुझसे बात कर रहे हो ना? हमने पहले से ही शुरू से कहा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, चाहे सिंध हो या कोई और सूबा हो। अपने प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ने की सकत रखती है। जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन यहां इस पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई भी इलेक्शन अलायंस नहीं आया सामने। कोई भी इलेक्टोरल अलायंस पाकिस्तान के किसी जमात का किसी और जमात के साथ सामने नहीं आया, और ये हो सकता है आगे जाए, हो सकता है आगे ऐसा कोई सोच पैदा हो, लेकिन इस वक्त तक किसी के साथ कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। हम अपनी पार्टी के बलबूते पर लड़े। निसार साहब, एक सवाल आया था थोड़ा सा, वो उसका एक हिस्सा ये भी है। सवाल ये था कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों को, मिडिल क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अपने आने वाले खासतौर पे वकुला बैठे हुए हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, एनजीओज के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ऐसे लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं करते? जवाब देता हूँ। सर, पढ़े लिखे लोगों पर मैं कोई अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन एक जमाना था जब ग्रेजुएट ही कैंडिडेट बन सकते थे, और ग्रेजुएट असेंबली ने 17वीं तरमीम पास कर दी थी। एक डिक्टेटर के इकदामात को कंडोन किया था। उसके बाद हमने उस ग्रेजुएट वाली शर्त जो है वो निकाल दी थी इलेक्शन लॉज में से, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त जब बना था तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बनाया था।
बुजुर्ग भी थे, अनपढ़ भी थे, लेकिन मुल्क बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया था, जानी कुर्बानियां भी दी थी। तो मैं इस चीज को तो खैर अपनी जगह पे, इशू है अवाम किस पर एतमाद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का किरदार सबके सामने होता है, उस किरदार को वोट दिया जाता है। टिकट होल्डर मैं हूं या कोई और है, पार्टी के किरदार को भी अहमियत दी जाती है। और ये पार्टियां इस तरह से सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, अब तो 7 इलेक्शन का तो मैं जिक्र कर रहा हूं, इससे पहले भी इलेक्शंस हुई हैं, उसके बाद भी हुई हैं। तो ये इलेक्शन हम सबको पता है, पाकिस्तान का हर शहरी इज्जत के लायक है। मैं किसको क्यों कमतर कहूं या किसी को बालातर क्यों कहूं। नौजवान भी उतने ही इज्जत वाले हैं जितना कोई बुजुर्ग है, खातून है, मर्द है। मैं किसी की इस तरह से कमतर क्यों समझूं उनको। अवाम अगर मुझ पर, मैं अनपढ़ हूं, अवाम मुझ पर एतबार करता है, मुझे एतमाद करता है, तो फिर मैं उसको क्यों कहूं कि तुम अनपढ़ हो इसलिए तुम नहीं कर सकते हो। हमने नौजवानों को भी मौका दिया है, बैठे हुए थे असेंबली में। हमने वर्करों को भी दिया है जो गरीब हैं, उनके भी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। काफी सारे गरीब वर्कर भी पार्टी के बुनियादों पर जीत गए हैं। पार्टियां मजबूत होगी तो उसका निशान मजबूत होता है, पार्टियां मजबूत होंगी तो निशान मजबूत होता है। आपको भूल गया इस्माइल ओडेजो, आपको भूल गया मोहम्मद बख्श लैसारी, आपको भूल गया वो जो सही कौन था पनवाकल से गुलाम मुस्तफा बोजदार, आपको भूल गया परवेज अली साहब भी भूलना नहीं चाहिए। ये सारे नाम हैं और आते रहते हैं। पिछली असेंबली में जो नाम थे, इस असेंबली में और कोई नए नाम भी आए हैं। मेरा भतीजा होना जुर्म है क्या? इंसान हूं, पार्टी से वाबस्ता हूं, लोग एतबार करते हैं, तो मेरा भतीजा होना कोई जुर्म हो गया क्या? सर एक सवाल करूंगा। सही सुना है कि पीपुल्स पार्टी को सिंध में इत्तेहादी नहीं मिल रही है। इत्तेहादी पीपुल्स पार्टी को कोई सियासी जमात को इत्तेहाद के लिए नहीं मिल रही। इत्तेहाद के लिए कोई सियासी इत्तेहादी नहीं मिल रहा। इत्तलात ये है पीपुल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए तकरीबन 5 से 7 बड़ी जमातें इकट्ठी हो रही हैं और अगले महीने पीर साहब वगैरह खुद जो है 6-7 अदला का दौरा कर रहे हैं। तो ये आपकी खैर तो नहीं है? अगला इख्तियार लगता है आपसे गया। सही बात सुने, मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी है मेरे पास, दूसरे हैं कि हम जब 13 इकट्ठे नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बात तो अभी खुल गई। वो 13 पार्टियां मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई हैं, एक तरफ से एक पार्टी है, तो फिर मैं तो इसको अपनी जीत समझू ना। 13 मिलकर भी कोशिश कर रहे हैं। तलाश है इत्तेहादियों की तलाश है आपको? मैं कह रहा हूं मैं अपने प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा तो आपको जवाब क्या दूं, और मैं आपको क्या जवाब दूं जब मैं कह रहा हूं मैं अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा हूं, पहले भी और अब भी, तो फिर मैं क्या और बोलूं? अच्छा निसार खुर्रम साहब, मैं जावेद कुरैशी एक सवाल कर सकता हूं आपसे? सर 2 सवाल कर लें। अच्छा ये बता दीजिए, अभी तो आप इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं इंतखाबी, लेकिन वो जब इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद कोई इम्कानात चाहते हैं हुकूमत? ये हर दौर में होता है, ये हर मुल्क में होता है। अगर किसी सियासी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मखलूत हुकूमत का तस्वर हर जमहूरी, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है और जगहों पे भी है। इंग्लैंड को भी जमहूरियत कहते हैं ना बड़ी, इंडिया को भी बड़ी जमहूरियत कहते हैं, वहां भी मखलूत हुकूमतें आती हैं, पाकिस्तान में भी मखलूत हुकूमतें आई। सिर्फ ये होता है कि अगर किसी एक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए तो फिर ये दूसरी कंसिडरेशन होती है कि और पार्टियों को भी साथ मिलाया जाए या न मिलाया जाए। लेकिन अगर कोई भी पार्टी, जैसे अभी 2018 में सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की
सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं थी, उनके साथ साथी थे। नवाज शरीफ साहब जब 2013 में आए तो उनको सिंपल मेजॉरिटी थी, इसलिए कोई और पार्टी नहीं थी। तो फिर डिपेंड करता है इलेक्शन की रिजल्ट्स पर कि कौन सी पार्टी कितनी ताकत में आती है, फिर कोalition बन सकती है, बना सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक यही है कि हम अपने प्लेटफॉर्म ठीक सर, थैंक यू। शुक्रिया। और सही हुकुम और हुकुम कैमरे बंद